Hello friends, this is Dimple Titra and you are welcome in new episode of स्वीकृति। तो चलिए आइए आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। स्वीकृति, कहानी आत्मग्लानि की, अंतिम भाग। अंदर जाकर देखा तो वो शख्स कोई और नहीं बल्कि संदीप था। शालिनी और संदीप दोनों अर्धनग्न अवस्था में एक दूसरे पर पड़े थे। मुझे वहां यूं अचानक देखकर उनके चेहरे का रंग उड़ गया और दोनों लपककर अपने अपने कपड़े उठाने भागे। अंदर जाते ही मैंने एक जोरदार तमाचा शालिनी के मुंह पर मारा। यह देखकर संदीप दौड़कर जब मुझे रोकने लगा तो मैंने बिना गिने कई थप्पड़ घूसे उसमें भी बजा दिए। शालिनी गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़कर बोली, प्लीज विक्की, गलती हो गई, माफ कर दो। ये गलती है? मेरे पीठ पीछे तुम इस पुराने सन की यार को मेरे ही बिस्तर पर लेकर अय्याशी करती आ रही हो और इसको तुम सिर्फ गलती कहकर जान छुड़ा रही हो। शर्म नहीं आई इतनी गंदी हरकत करते हुए? मैं गुस्से से बौखलाकर बोला, प्लीज विक्की प्लीज, और वो मेरे पैरों को छूने लगी। संदीप तुम जाओ यहां से, शालिनी बोली। जैसे ही संदीप जाने को मुड़ा मैंने पीछे से उसका कॉलर खींचा और कहा, तू कहाँ चला, बैठ यहां। मैंने दोनों को मुजरिम की तरह अपने सामने बिठा लिया। अब बताओ शालिनी, ये गंदा खेल कब से चल रहा है? शालिनी डर के मारे हकलाने लगी। क्या मम कर रही हो? मैंने चीख कर कहा, ठीक से जवाब दो। जब से तुम्हारी माँ और बहन अलग रहने गए थे तब से, वो सहमी हुई आवाज में बोली। हाँ संदीप, अब तू बता, जब तुझे पता है कि ये एक शादीशुदा औरत है तब भी तू बगैरतों की तरह इससे संबंध रखता रहा। मैं संदीप की आंख में आंख डालकर बोला। और शालिनी तुम तो इससे बहुत परेशान थी, कहती थी कि कुछ भी करके मेरा उस सनकी इंसान से पीछा छुड़वा दो। मैं गुस्से में बलबलाकर बोला। जैसे ही संदीप ने अपने बारे में ये बात सुनी वो तपाक से बोला, मैं सनकी? कैसे? मुझसे क्या पूछ रहा है? अपनी इस जाने मन से पूछ। यही आई थी रोती हुई कि संदीप दिमाग से कुछ पागल है, जबरदस्ती मुझसे रिश्ता बना रखा है। मैं तो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। तब मैंने कहा भी था कि छोड़ दो, तो बोली छोड़ने की बात करूं तो धमकाता है। एक बार इसी वजह से उसने अपनी नस काटकर इल्जाम मुझ पर लगा दिया था। यह सब सुनकर संदीप के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर है। वो बोला, नहीं, मैंने तो कभी भी अपनी नस नहीं काटी। शालिनी तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? उस वक्त शालिनी की जुबान तो जैसे गले में ही पलट गई। बोलो, अब क्या सांप सूंघ गया? मैंने शालिनी की तरफ देखकर कहा, जो जमीन में निगाह गड़ाए बैठी थी। संदीप फिर बोला, तो शालिनी अब ये भी बता दो कि ये बात सच थी या ये भी झूठ था कि विक्की ने तुमसे डरा धमकाकर जबरदस्ती शादी की थी, जबकि तुम तो मुझसे ही प्यार करती थी और शादी भी करना चाहती थी। संदीप के द्वारा ये बात सुनकर शालिनी के झूठ और फरेब को देखकर मेरा सर चकरा गया। मैं उस पल सोचने लगा कि ये तो मेरी उम्मीद से ज्यादा धूर्त लड़की निकली। इसने तो बड़ी सफाई से दो लड़कों को पागल बना अपना उल्लू सीधा कर लिया। शालिनी ये क्या बोल रहा है? मैंने तुम्हें कब डराया धमकाया? यार कसम से तुम तो बहुत ज्यादा धोखेबाज निकली। जी में आ रहा है अभी तुम दोनों को यहाँ एक साथ बाहर गार्डन में ही गाड़ दूं। संदीप भी हम दोनों की बात सुनकर अपना बेवकूफ बनता देख मायूस चेहरे से हाथ जोड़कर बोला, भाई विक्की, मुझे माफ कर दे। मैं इस चालबाज की रोंदड़ी बातों में आकर फिसल गया और इस तरह गलत तरीके से इससे रिश्ता रखा। पर तब मेरी सोच ये थी कि हम दोनों सच्चा प्यार करते थे और तू ही जबरदस्ती बीच में आ गया था, तो इसलिए शादी के बाद भी मुझे अपनी पुरानी प्रेमिका से यह रिश्ता जायज लगा। और ये कहकर संदीप जाने को खड़ा हो गया। अब संदीप ने रुख शालिनी की तरफ किया। शालिनी, मुझे तुमसे इतने फरेब की उम्मीद नहीं थी। आज समझा, तुम्हें मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। मैं तो बस तुम्हारा एक खिलौना था। जब दिल चाहा खेल लिया और जब मन भरा तो दूसरा उठाकर मुझे किनारे रख दिया। अब भाड़ में जाओ तुम, आज के बाद कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। ये कहकर संदीप मेरे घर से चला गया। और शालिनी जी, अब आप भी अपना बैग उठाइए और मेरे घर से फौरन बाहर हो जाइए और जाकर अपने माँ बाप को भी अपनी करतूत बता देना, ताकि उन्हें भी समझ आए कि मैं तलाक क्यों ले रहा हूं। नहीं विकी, नहीं, प्लीज ऐसा अनर्थ ना करो। एक बार ये तो सोचो कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ।
वो मेरे पैर पकड़कर जमीन पर बैठकर बोली। मैं जोर से हंसा। मुझे इस तरह से हंसता हुआ देखकर शालिनी मेरी तरफ हैरानी से देखने लगी। बच्चा, और वो भी मेरा? शालिनी, अब तो थोड़ी शर्म करो। अब भी यही कह रही हो कि ये बच्चा मेरा है? हाँ विक्की, मेरा यकीन करो, ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैं और संदीप साथ तो थे, मगर हमारे बीच ऐसी कोई खास बात नहीं होती थी। शालिनी एक और झूठ बड़ी मासूम सूरत बनाकर बोली। चल जलील औरत, अब तो झूठ बोलना बंद कर, मैं खींच कर बोला। मैंने फटाफट अपने बैग से अपनी सारी हॉस्पिटल की रिपोर्ट निकालकर उसकी तरफ फेंक दी और बोला, लो पढ़ लो डॉक्टरनी साहिबा। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मेरी एक नस टूट जाने की वजह से मैं बाप बनने की क्षमता खो चुका था, और तुम कहती हो कि बच्चा मेरा है? तुम्हें क्या लगता है कि अगर चौकीदार ये समझता है कि संदीप तुम्हारा भाई है तो मैं भी तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूंगा? कितना झूठ बोलोगी, मक्कार कहीं की। उन रिपोर्ट्स को पढ़कर शालिनी का मुंह बिल्कुल सिल गया। मैं जा रहा हूँ वॉशरूम, और जब तक मैं आऊं तुम मुझे यहाँ नजर नहीं आना। मैंने शालिनी को चेतावनी दी और बाथरूम में जाकर फूट फूट कर रोने लगा। रोना मुझे शालिनी के धोखे पर नहीं बल्कि अपनी किस्मत पर आ रहा था। अपने आप को संभाल कर मैं बाहर आया, मगर शालिनी तब भी ढीठ की तरह वहीं बैठी थी। उसको देखकर मुझे इतना जोर का गुस्सा आया कि मैंने उसकी बाजू पकड़ी और उसे जबरदस्ती घर के बाहर ले जाकर खड़ा कर दिया। ये सब तमाशा होते होते रात के 12:30 बज चुके थे। प्लीज विकी, सुबह होने तक मुझे रुकने दो। अब इतनी रात को यहाँ से कोई सवारी भी नहीं मिलेगी, मैं सुबह होते ही चली जाऊंगी। शालिनी रोते हुए हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर बोली। उसकी ये बात सुनकर मैं कुछ ना बोला और दरवाजा खुला छोड़कर अंदर लिविंग रूम के काउच पर आकर लेट गया। वो मेरे पीछे पीछे आई और कमरे में चली गई। रात भर मैं उसी काउच पर लेटा हुआ अपनी पूरी जिंदगी रिवाइंड करके सोचता रहा। मुझे शुरू से आखिर तक की हर बात बारी बारी याद आ रही थी। मुझे कनाडा की वो सब लड़कियां याद आई जिनके जज्बातों को मैंने अपनी आज़ादी के नाम पर रौंद डाला। मुझे क्रिस्टीना का बिलक बिलक कर रोना याद आया, कैसे वो मेरे आगे गिड़गिड़ा रही थी। और सबसे बढ़कर अंजलि, जिसको मैंने इतनी बुरी तरह धोखा दिया और एक दिन भी पश्चाताप नहीं किया। मुझे अपनी गलती का एहसास बस तभी हुआ जब मेरे खुद के साथ बुरा होना शुरू हुआ। अगर आजीवन मेरे साथ सब कुछ बेहतर रहता तो शायद मैं कभी भी अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर पाता। अंदर पड़ी शालिनी मेरे उन सभी पापों के फल की तरह मेरी जिंदगी में बाहर का चोला ओढ़कर दाखिल हुई। वो मेरे लिए उस गुलाब की तरह थी जिसको पाने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो कांटे ही कांटे मिले, और वो मनमोहक गुलाब भी 4 दिन बाद सूख गया। उस रात मैं अपनी माँ को याद करके भी बार बार रोता रहा। इन्हीं ख्यालों में खोए हुए सुबह हो गई। सूरज की रोशनी के आते ही शालिनी खुद बैग उठाकर चली गई। मैं फटाफट तैयार होकर एक वकील से मिलने गया और अगले 2-3 दिन के भीतर ही शालिनी को तलाकनामा भिजवा दिया। इस बीच शालिनी के माँ बाप ने मुझे कई दफ़ा फ़ोन किया, पर हर बार मैंने उनका फ़ोन काट दिया। हार कर चौथे दिन शालिनी के पापा तलाकनामा मिलने के बाद दौड़े दौड़े मेरे शोरूम पर आ धमके। कोई भी बाप अपनी बेटी के बारे में ये सब सुनकर शर्म से पानी पानी हो जाता। वैसा ही शालिनी के पापा के साथ भी हुआ। मजबूरन मुझे उन्हें सब बताना पड़ा, और फिर वो बिना कुछ बोले चुपचाप वहां से चले गए। 1 हफ्ते के अंदर मैं अपना सारा ज़रूरी सामान लेकर अपने पुराने घर रहने के लिए वापस आ गया। वो नया घर अब मुझे मनहूस लगने लगा, क्योंकि उस प्लॉट को लेने के बाद धीरे धीरे सब मेरे जीवन से चले गए और आज मैं अकेला रह गया। मैं अब हर वक्त अंजलि को याद करता रहता और यही सोचता, जब तक उसका पाक साफ दिल मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं जीवन में कभी शांति नहीं पा पाऊंगा। मैंने मन ही मन उससे मिलकर माफ़ी मांगने का फैसला किया। मैंने सोचा मैं उससे अब तब तक माफ़ी मांगता रहूँगा जब तक कि वो मुझे माफ़ ना कर दे। वो चाहे मुझे कितना भी जलील करेगी मैं सहूँगा, कितनी भी बद्दुआएं देगी मैं सुन लूँगा। मेरा मन उसके द्वारा होने वाले अपने किसी भी तरह के अपमान के लिए बिल्कुल दृढ़ता से तैयार हो चुका था। फिर एक दिन मैंने सोचा मैं अंजलि को फ़ोन कर ही लेता हूँ, क्या पता वो मेरा फ़ोन उठा ही ले। फ़ोन मिलाने से पहले ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, पर फ़ोन नहीं मिला। अगले 10-12 दिनों तक मैं रोज़ फ़ोन मिलाता पर फ़ोन कभी नहीं मिला।
मैंने परेशान होकर उसका पता खोजने का इरादा बनाया। अगले ही दिन मैं रॉबिन से मिलने पहुंचा। यार रॉबिन, बस मेरा एक ये काम करा दे, मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा। मुझे बस एक बार अंजलि का पता मालूम करके बता दे, मैं रॉबिन से विनती भरे स्वर में बोला। मेरी बात सुनकर वो बोला, रुक जरा, और उसने आवाज मारकर सिमरन को बुलाया। सिमरन से उसने कामनी का नंबर मांगा और कामनी को फोन करके अंजलि का फ्लैट नंबर पता किया। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। अंजलि का फ्लैट नंबर मिलते ही मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिली। पर यार, सीधे उसके घर पहुंचकर हम क्या कहेंगे कि हम कौन हैं? रॉबिन चिंतित स्वर में बोला। कोई नहीं, तू नीचे गाड़ी में ही बैठे रहना, मैं अकेला ही ऊपर जाऊंगा, मैं रॉबिन की चिंता का समाधान करता हुआ बोला। कुछ देर बाद हम अंजलि की बिल्डिंग के नीचे पहुंच गए। रॉबिन को नीचे छोड़ मैं ऊपर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा तो मेरे कदम बोझिल हो गए और दिल धक धक करने लगा। उसके घर का दरवाज़ा पहले ही खुला था। मैंने फिर भी डोरबेल बजाई, तब अंजलि की माँ बाहर दरवाजे पर आई। अंजलि की माँ को देखकर मैं फौरन पहचान गया कि ये उसी की माँ है, क्योंकि उनका और अंजलि का चेहरा हूबहू मिलता था। नमस्ते आंटी, मैं जयन शर्मा हूँ, कॉलेज में अंजलि का सीनियर था। क्या अंजलि घर पर है? मैं मुस्कुराता हुआ बोला। उसकी माँ के चेहरे पर कोई भाव नहीं था और वो हाथ से इशारा करती हुई बोली, अंदर आओ। अंदर जाकर मैं सोफे पर बैठ गया। उनका घर देखकर मुझे समझ आया कि अंजलि को हर चीज बड़े ही व्यवस्थित तरीके से करने की आदत थी। अंजलि के घर में एक एक चीज बड़े सटीक तरीके से अपनी अपनी जगह पर थी। वो मेरे कमरे का हाल देखकर अक्सर मुझे इस बात के लिए डांटती भी थी। मुझे बिठाकर उसकी माँ अंदर चली गई। मैंने सोचा वो अंजलि को अंदर से बुलाने गई होंगी, मगर कुछ पलों बाद वो एक पानी का ग्लास लेकर मेरे सामने टेबल पर रखकर वहीं सामने कुर्सी पर बैठ गई। लो बेटा, पानी पियो। मैंने उनके कहे मुताबिक पानी का ग्लास उठाया और अंजलि को ढूंढने के चक्कर में अपनी नजरें यहाँ वहां दौड़ाते हुए पानी पिया। तुम मुझसे कितने सीनियर थे? उसकी माँ के सवाल के बाद मैंने फौरन नजर उनकी तरफ की। जी 2 साल। दरअसल आंटी जी, मैं अपनी डिग्री खत्म करने के बाद नॉर्वे चला गया था। अंजलि से मेरी अच्छी बातचीत थी, अब आया हूँ तो सोचा उससे भी मिलकर चला जाऊं। उसका नंबर मैं कई दिन से मिला भी रहा हूं, पर फोन मिलता ही नहीं। क्या उसने नंबर बदल लिया? मैंने मनी मन सोचा, अगर ऐसा हुआ भी तो क्या पता उसकी माँ मुझे उसका नया नंबर ही दे दे। नहीं बेटा, नंबर बदला नहीं है। और ये कहकर वो चुप सी हो गई। तो फिर मिलता क्यों नहीं है? मैं उतावला होकर बोला। क्योंकि उस फोन की सिम हमने निकाल कर रख दी है। उसकी माँ मायूस होकर बोली। पर क्यों? क्या अब अंजलि को फोन की जरूरत नहीं पड़ती? एक डॉक्टर का भला बिना फोन के कैसे गुजारा हो सकता है? मैं हैरान होकर बोला। बेटा, जो लोग दूसरी दुनिया के हो जाते हैं उनको भला इन चीजों की क्या जरूरत? उनकी बात सुनकर मैं चौंक गया। मतलब क्या वो भी विदेश चली गई? हाँ, यही समझो। वो पिछले साल ही इस दुनिया को छोड़ चुकी है। ये कहते ही उसकी माँ की आंखें भर आई। क्या? मैं ऐसे बोला जैसे मुझे किसी ने जोरदार करंट मारा हो। हाँ, पिछले साल उसने अपनी डिप्रेशन की बीमारी के चलते खुद की जान ले ली। ये बात बोलते ही उसकी माँ रोने लगी। इस बात को सुनकर मेरा कलेजा भी बैठ गया। ऐसा लगा कि दिल अभी यहीं फटकर बाहर आ जाएगा। हाथ पैर सुन्न से पड़ गए और जुबान भारी हो गई। खुद पर संयम बनाते हुए मैंने पूछा, पर क्यों? फिर उसकी माँ मेरे ही पापों की कहानी मेरी असलियत से अनजान होकर मुझे ही सुनाने लगी। तुम्हें तो पता ही है कि आजकल के बच्चे अपने जीवन के सभी फैसले खुद लेते हैं। अंजलि भी किसी विक्रांत नाम के लड़के से प्यार करती थी। हमारी बच्ची पढ़ने में काफी होनहार और समझदार भी थी, इसलिए उसके पापा और मुझे उसके फैसले पर यकीन था। जब उसने ये बात हम लोगों को बताई तो हमने भी कोई एतराज न दिखाते हुए उसकी हाँ में हाँ भर दी। सब कुछ सही था तो उसके पापा ने उस लड़के की माँ से फोन पर ही बातचीत करके उन दोनों के रोके का दिन भी तय कर लिया था। पर रोके से कुछ दिन पहले ही पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो एक शाम घर आकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी और बोली, मम्मी, मैं आज बर्बाद हो गई। मेरे साथ आज बहुत बड़ा धोखा हो गया।
केशव मेरा बेटा और मेरे पति, हम दिनों बार बार उससे पूछते रहे कि क्या हुआ, पर वो रोए जाए और कुछ ना बताए। ये सिलसिला हमारे घर में अगले कई दिन तक चला। हमने ये भी सोचा कि उस लड़के की माँ से ही बात करके पूछते हैं कि क्या हुआ, मगर अंजलि ने अपने फ़ोन से उस लड़के से जुड़े सारे नंबर निकाल दिए थे। धीरे धीरे उसको किसी बात का गम खाने लगा और वो चुप चुप ही रहने लगी। कुछ वक्त बाद उसकी नौकरी भी छूट गई, क्योंकि वो वहाँ भी चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। ये सुनकर मेरी आंखें भीग गई और अंजलि की माँ बिलक बिलक कर ये कहानी सुना रही थी। वो आगे बोली, अंजलि की आवाज़ को सुने हुए हमें महीनों बीत गए थे। उसकी इस हालत को देखकर उसके पापा भी जब मर्जी आंखें गीली कर लेते, तब हमने लाचार होकर फैसला किया कि हम उसे किसी मनोचिकित्सक को दिखा देते हैं। वहाँ से हमें समझ आया कि उसने अपने दिल पर किसी बात का इतना ज़्यादा जोर ले लिया था कि वो डिप्रेशन की बीमारी में दिन ब दिन डूब रही थी। डॉक्टर हमें दिन रात बस यही बात समझाता कि इसको किसी भी तरह या तो हंसाओ या रुलाओ, मगर कुछ भी करके इसकी चुप्पी तोड़ो। डॉक्टर ने उसको अकेले छोड़ने से भी सख्त मना किया था, क्योंकि वो एक बार अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। फिर कई महीनों बाद जब तक उसकी बीमारी बढ़ चुकी थी, तो उसके कॉलेज की एक सहेली अपनी शादी का कार्ड देने हमारे घर आई। अंजलि की इस हालत पर उसने भी काफ़ी अफसोस जताया। तब मुझे उससे पता चला कि उस कमीन लड़के ने इसको धोखा देकर इसी की सहेली शालिनी से शादी कर ली। मेरे मन से तो उस लड़के को इतनी बद्दुआएं निकलती हैं कि क्या बताऊं। अंजलि की माँ बीच में थोड़ा रुकी। यह बात सुनकर मेरा हलक सूख गया। मेरे कुछ भी सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म हो गई। फिर भी मैं बोला, आंटी, आपने कभी उस लड़के से मिलकर उसे जलील करने का नहीं सोचा? बेटा, मैं अंजलि की माँ हूँ। मैंने अपनी बच्ची खोई है। मैं तो उस इंसान की शक्ल तक नहीं देखना चाहती। रही बात न्याय की, तो मुझे अपने ऊपर वाले पर यकीन है, वो नीच इंसान भी कभी खुश नहीं रह पाएगा। उसने जान कब ली? मैंने रुआसी आवाज में पूछा। करीब 6 महीने पहले एक दिन, जब मुझसे भूल हुई कि मैं 10 मिनट के लिए उसे घर में अकेला छोड़कर नीचे एक ठेले वाले से सब्जी लेने गई। जब तक लौटी, वो अपने ही कमरे के पंखे पर झूल रही थी। सब्जी की थैलियां वहीं कमरे की चौखट पर फेंक कर मैं उसकी तरफ दौड़ी, मगर तब तक सब खत्म हो चुका था। ये कहते ही अंजलि की माँ फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उठकर फौरन उन्हें गले से लगाया। कुछ देर तक उनको तसल्ली देने के बाद मैं बोला, आंटी, चेहरा धोना था, वॉशरूम कहाँ है? यही सामने वाले कमरे में चले जाओ। वो अपना चेहरा अपने दुपट्टे से पोंछती हुई बोली। उस कमरे में जैसे ही मैं अंदर घुसा तो मैंने देखा पलंग के सिरहाने वाली दीवार पर मुस्कुराती अंजलि की माला चढ़ी फोटो लटकी थी। शायद वो अंजलि का ही कमरा था। उस तस्वीर को देखते ही मेरी आंखों से आंसू की लड़ियां टप टप गिरने लगी। उसकी मुस्कुराहट को देख देख कर मेरे पाप का बोझ अंदर ही अंदर बढ़ता जा रहा था। मैं फटाफट मुंह धोकर बाहर आया तो मेरी नज़र पलंग के किनारे रखी एक दराज पर पड़ी, जिस पर एक छोटे से फ्रेम में अंजलि की तस्वीर लगी थी। मैंने फटाफट उसे उठाया और अपनी पैंट में अपनी कमर की तरफ अटकाकर उसकी माँ से अलविदा कहकर बाहर चला आया। नीचे उतरते वक्त मेरे कदम इस बोझ में लड़खड़ाने लगे। उस वक्त मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी का मुंह देखकर उतरा था। अपने किरदार को बेदाग करने की मेरी पहली कोशिश आखिरी हो गई थी, क्योंकि दोबारा कोशिश की गुंजाइश ही नहीं बची थी। अब अपनी मौत के इंतजार तक मुझे इस पाप के बोझ को उठाते रहना होगा। एक ऐसा पाप जिसकी माफ़ी मुझे कभी नहीं मिलेगी। पाप इतना बड़ा कि मैंने किसी के दिल को इस हद तक दुखा दिया था कि मैं उसकी मौत की वजह बन चुका था। नीचे पहुंचने पर मेरी ऐसी हालत देखकर रॉबिन ने जिज्ञासु होकर पूछा, क्या हुआ? ऐसी रोनी सूरत क्यों बना रखी है? उसने बात नहीं की? नहीं। और मैं फूट फूट कर रोने लगा। यह देखकर उसने मुझे गले से लगा लिया। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और उसे पूरी कहानी सुनाई। उस रात घर जाकर मैंने अंजलि की फोटो अपने पलंग के सिरहाने की दराज पर रख दी। उसे देख देख कर मैं पूरी रात रोता रहा और पागलों की तरह
गिड़गिड़ाकर उससे बोल बोल कर ऐसे माफ़ी मांगता रहा जैसे वो मेरे सामने ही बैठी है। मगर मेरी बदकिस्मती कि मेरी मांगी गई सारी माफ़ियाँ अपना वजूद खो चुकी थी। ये थी मेरी कहानी, मेरा घिनौना सच। कहानी कहते हुए मेरे जख्म ताज़ा हो गए। ऐसा लग रहा था कि सब कल की ही बात हो। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी। मैं बहती हुई आंखों से ध्यान से बारिश को देख रहा था, मगर मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि सलोनी की आंखों में अपने नए चेहरे को देख सकूं। वो घिनौना चेहरा जो उसने मेरी कहानी की परत हटने के बाद मेरे चेहरे में देखना शुरू कर दिया होगा। पर जब कुछ मिनट और तक भी वो अवाक रही तो मैंने उसकी तरफ गर्दन घुमाई। उस समय वो नज़र झुकाकर रो रही थी। मेरी दर्दनाक कहानी सुनकर उसकी आंखें भी सजल होकर एक प्रवाह में बदल गई थी। मैंने आगे कहा, आज इस वाकये को पूरे 3 साल से भी ज़्यादा बीत चुके हैं। आज भी मैं अंजलि की तस्वीर से अपनी सारी बातें करता हूँ। उसके साथ अपनी हर खुशी हर गम बांटता हूँ। रोज़ रात को उससे माफ़ी मांगकर सोता हूँ, वो माफ़ी जो मैंने उसके जीते जी कभी ना मांगी थी। सलोनी ने फिर हलक सटका, आप तो यहीं दिल्ली में रहते हैं, तो आपका वो नोएडा वाला घर? मैं अपना वो नया घर बेच चुका हूँ, क्योंकि उस घर के मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मेरी ज़िंदगी से सभी लोग एक एक करके चले गए। साथ ही अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा मैं गुड़िया की बेटी अंजलि के नाम लिख चुका हूँ। अंजलि? सलोनी ने भरी हुई आंखों से हैरानी जताई। हाँ अंजलि, गुड़िया ने मेरे कहने पर उसका नाम अंजलि ही रखा है। अच्छा, इसी कारण आप मानव कुटीर में हर महीने इतना पैसा देते हैं? हाँ, हर महीने होने वाली कमाई का एक हिस्सा मैं मानव कुटीर भिजवा देता हूँ, जिसके पीछे मेरा एक ही लालच है कि शायद इस तरह मेरे गुनाहों को थोड़ी माफ़ी मिल जाएगी। अब जीवन ऐसे ही जिएंगे? उसने कांपती हुई आवाज़ में पूछा, जैसे उसका गला एक बार फिर इस सवाल पर भर आया हो। मैं आज भी अपनी आत्मग्लानि में ही जी रहा हूँ, और पूरा जीवन मुझे इसे ढोना होगा, क्योंकि मेरे गुनाहों को माफ़ करने वाली इस दुनिया से जा चुकी है। इसलिए किसी और ढंग से जीने का विकल्प नहीं है मेरे पास। अगले पल मैंने कलाई घुमाकर घड़ी को देखा। रात का 1:15 बज रहा था। वक्त देखते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। चलता हूँ। उम्मीद है अब मेरा असली चेहरा देखने के बाद आप मुझसे कोई ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगी। मेरी इस बात पर वो कुछ न बोली और गर्दन झुकाकर बैठी रही। अगले पल मैं उसके फ्लैट से बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरने लगा। उन सीढ़ियों से उतरते वक्त मेरा एहसास ऐसा ही ताज़ा था जैसा अंजलि की मौत की खबर सुनने के बाद उसकी बिल्डिंग से उतरते वक्त था। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे वो भयानक खबर अभी कुछ देर पहले ही मिली हो। सलोनी के अपार्टमेंट के गार्ड रूम तक पहुंचने तक मैंने खुद को संभाले रखा। कुछ मिनटों बाद मैंने गार्ड रूम से अपनी गाड़ी की चाबी ली, जो मेरे कहने पर राजेश वहां छोड़ गया था। सलोनी के घर से कुछ दूर आकर मैंने गाड़ी एक तरफ खड़ी की और फूट फूट कर रोने लगा। कुछ देर एक बार फिर अपनी हालत पर आंसू बहाकर मैं घर चला आया।